हेलो दोस्तों। मैं शिवा हूँ। रोहतक के पास दिल्ली हाईवे पर मेरा एक छोटा सा ढाबा है। लोग इसे शिवा ढाबा कहते हैं। मैंने कभी ढाबे का कोई नाम नहीं रखा। बस एक सीधी सादी सी जगह है जहाँ ट्रक ड्राइवर और यात्री आते हैं। चाय की केतली से उठता धुआं, दाल का कुकर और तंदूर से निकलती रोटियों की महक, यही मेरी दुनिया है। सुबह से रात तक मैं यहाँ लोगों की सेवा करता हूँ। कोई कहानी सुनाने वाला मिल जाता है तो कोई चुपचाप खाना खाकर चला जाता है। लेकिन उस रात जो हुआ उसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। शाम का समय था, सूरज डूब चुका था और होटल की लाइटें सड़क के किनारे चमक रही थी। ट्रकों का आना जाना कम हो गया था, लेकिन होटल अभी भी खुला था। कुछ ड्राइवर चारपाई पर बैठे चाय पी रहे थे। उनकी तेज आवाजें हवा में गूंज रही थी। अचानक एक मोटरसाइकिल की खड़खड़ाहट आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। एक नौजवान लड़का, शायद 18-19 साल का, मोटरसाइकिल से उतरा। उसके पीछे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी कमर झुकी हुई थी और चेहरे पर बरसों की थकान झलक रही थी। उसने एक पुरानी सी साड़ी पहनी हुई थी जो शायद कभी सफेद होगी, लेकिन अब धूल और मिट्टी ने उसे खराब कर दिया था। लड़के ने बूढ़ी औरत को होटल के कोने में बिठाया जहां एक पुरानी चारपाई पड़ी थी। वो मेरे पास आया और कहा, भाई मेरी माँ का ध्यान रखना। मैं मोटरसाइकिल का पंचर बनवाने जा रहा हूँ। बस आधे घंटे की बात है। मैंने उसे ध्यान से देखा। उसका चेहरा सादा था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। ठीक है भाई जी। भाई माँ जी को चाय पिलाऊं? मैंने पूछा। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ बस हल्की चीनी कम डालना, माँ को मीठा ज्यादा पसंद नहीं। वो मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और अंधेरे में गायब हो गया। मैंने बूढ़ी औरत की ओर देखा। वह खामोशी बैठी थी। उसकी नजरें दरवाजे पर जमी हुई थी। मैंने एक नौकर से कहा कि चाय बनाओ और खुद उसके पास जाकर बैठ गया। माँ जी सब ठीक है? मैंने पूछा। उसने गहरी सांस ली। मेरा बेटा परवेश कहाँ चला गया? सुबह से हम चल रहे हैं, उसने कहा था। बस आधा घंटा लगेगा। उसकी आवाज में चिंता थी, जैसे कोई डर उसके दिल में घर कर गया हो। मैंने दिलासा दिया, माँ जी चिंता ना करो, शायद पंचर की दुकान पर भीड़ हो। आप आराम करो, वह आ जाएगा। समय गुजरता गया। होटल पर यात्री आते रहे, खाना खाते रहे, लेकिन प्रवेश का कोई पता ना था। शांति देवी यह नाम उसने मुझे बाद में बताया। उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। वह बार बार उठकर दरवाजे तक जाती, सड़क की ओर देखती और वापस आकर चारपाई पर बैठ जाती। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। मेरा परवेश बेटा मेरा सब कुछ है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं। उसने बात अधूरी छोड़ दी और रोना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था जो मेरे दिल को छू गया। मुझे अपनी माँ की याद आ गई। मैं 7 साल का था जब वह घर से चली गई थी। पिताजी ने बताया था कि वह हमें छोड़कर किसी और के साथ चली गई, लेकिन उनकी बातों में हमेशा कोई राज छुपा सा लगता था। जब भी मैं माँ की बात करता, पिताजी चुप हो जाते या बात बदल देते। बरसों से वह दर्द मेरे दिल में दफन था। शांति देवी की आंखों में वही इंतजार देखकर मेरा दिल बैठ रहा था। रात के 3 बज गए। होटल अब लगभग खाली हो चुका था। सिर्फ कुछ नौकर रह गए थे जो बर्तन धो रहे थे। परवेश अभी तक नहीं आया। मैंने शांति देवी से कहा, माँ जी आप यहाँ अकेले नहीं रह सकती, मेरे साथ घर चलो। कल सुबह परवेश को ढूंढेंगे। वो हिचकिचाई, लेकिन मेरी जिद देखकर मान गई। मैंने होटल बंद किया और उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर घर ले गया। मेरा घर रोहतक के एक छोटे से मोहल्ले में था जहाँ मैं और पिताजी रहते थे। घर पहुंचते ही मैंने दरवाजा खटखटाया। पिताजी, जो रात को अक्सर जागते रहते थे, दरवाजा खोलने आए। जैसे ही उनकी नजर शांति देवी पर पड़ी, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। वह एक पल के लिए चिंतित से खड़े रहे, फिर अचानक 2 कदम आगे बढ़े और शांति देवी से लिपट कर रोने लगे। शांति तुम कहाँ थी? पिताजी की आवाज में बरसों का दर्द घुला हुआ था। मैं हैरान था। पिताजी ये कौन है? मेरी आवाज में गुस्सा और उलझन थी। पिताजी ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखें भीग रही थी। शिवा यह तेरी माँ है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। माँ? वो माँ?
जो हमें छोड़कर चली गई थी, वह माँ जिसके बारे में पिताजी ने कभी खुलकर बात नहीं की। शांति देवी ने मेरी ओर देखा, उनकी आंखों में दर्द था लेकिन साथ ही एक अजीब सी रोशनी भी। शिवा मेरा बेटा, उसने धीरे से कहा और अपने हाथ मेरी ओर बढ़ाए। मैं पीछे हट गया। नहीं, यह नहीं हो सकता, आप तो हमें छोड़कर चली गई थी। मेरा दिल गुस्से और दुख से भर गया था। पिताजी ने सर झुका लिया। शिवा, वो मेरी गलती थी, मैंने इसे घर से निकाला दिया था। तेरी माँ ने कभी हमें छोड़ने की नहीं सोची थी। उस रात हम सब जागते रहे। शांति देवी, मेरी माँ ने अपनी कहानी सुनाई। वह एक सीधी सादी सी लड़की थी। जब पिताजी से उनकी शादी हुई, हमारा घर रोहतक के उसी मोहल्ले में था जहां हम अब रहते थे। लेकिन पिताजी के भाइयों ने जो जमीन और जायदाद के लालच में थे, माँ के खिलाफ झूठ बोला। उन्होंने पिताजी को कहा कि माँ का किसी और के साथ चक्कर है। पिताजी जो उस समय गुस्से में थे, माँ को घर से निकाल दिया। मैं उस समय सिर्फ 7 साल का था और मेरी बहन पायल 5 साल की थी। माँ हमें छोड़कर नहीं गई थी, उन्हें जबरदस्ती निकाल दिया गया था। उसके बाद माँ ने अकेली जिंदगी गुजारी। वह फरीदाबाद चली गई जहां उसने मजदूरी की, लोगों के घरों में काम किया और परवेश को पाला, मेरा सौतेला भाई जो उसकी दूसरी शादी से पैदा हुआ था। लेकिन परवेश कहाँ था, उसका गायब हो जाना एक नया राज था। रात गुजर गई लेकिन मेरा दिल बेकरार था। माँ की वापसी ने मेरे दिल के घाव खोल दिए थे और परवेश के गायब हो जाने ने एक नया डर पैदा कर दिया था। क्या वह सच में पंचर लगवाने गया था या उसके पीछे कोई और कहानी थी? रात बहुत हो चुकी थी लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मेरे घर के छोटे से आंगन में जहां एक पुराना नीम का पेड़ वर्षों से खड़ा था, मैं, पिताजी और शांति देवी यानी मेरी माँ बैठे थे। चांद की हल्की सी रोशनी आंगन में बिखरी हुई थी और माँ की आंखों में वह दर्द अब भी था जो सालों से उसके साथ चला आ रहा था। मैं अभी तक इस घटना से संभल नहीं पाया था कि यह औरत जिसे मैंने शाम तक अजनबी समझा था, मेरी माँ है। लेकिन परवेश के गायब हो जाने का डर मेरे दिल में कई नई आग भड़का रहा था। वह कहाँ गया था? क्या उसे सच में कुछ हो गया था? शिवा बेटा, मुझे माफ कर दे, माँ ने धीरे से कहा। उनकी आवाज में प्यार था, जैसे हर शब्द उसके दिल से निकल रहा हो। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, मुझे जबरदस्ती निकाल दिया गया था। मैंने सिर उठाकर उनकी ओर देखा, तो फिर तुम वापस क्यों नहीं आई? मेरी आवाज में गुस्सा था लेकिन उससे ज्यादा दर्द। तुम जानती थी कि हम यहाँ हैं। रोहतक इतना बड़ा शहर तो नहीं कि तुम हमें ढूंढ ना सकती। पिताजी ने सिर झुका लिया। शिवा, इसमें तेरी माँ की गलती नहीं, यह सब मेरी गलती थी। उनकी आवाज भारी थी, जैसे वर्षों का बोझ उनके शब्दों में समाया हो। क्या गलती थी? मैंने लगभग चिल्लाकर पूछा। पिताजी, आपने कभी कुछ नहीं बताया। हर बार जब मैंने माँ की बात की, आप मौन हो जाते। आप बताएं क्या हुआ था? पिताजी ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। जब तेरी माँ से मेरी शादी हुई, हम खुश थे। तुम पैदा हुए, फिर तेरी बहन पायल, लेकिन मेरे भाइयों को हमारी खुशी रास नहीं आई। हमारे पास कुछ जमीन थी जो मेरे नाम पर थी, वह उसे हथियाना चाहते थे। उन्होंने तेरी माँ के खिलाफ झूठा बोला, कहा कि उसका किसी और के साथ चक्कर है। मैं उस समय जवान था, गुस्सा मेरी अकल पर हावी हो गया। मैंने तेरी माँ को घर से निकाल दिया। माँ ने बात संभाली। शिवा, मैंने बहुत कोशिश की कि तुम दोनों के पास वापस आ जाऊं, लेकिन तेरे पिताजी के भाइयों ने मुझे धमकी दी, कहा कि अगर मैं वापस आई तो तुमको जान से मार देंगे। मैं एक औरत थी, अकेली, बेबस। मैं फरीदाबाद चली गई। वहां मैंने मजदूरी की, लोगों के घरों में बर्तन मांजे, कपड़े धोए। फिर प्रवेश आया। प्रवेश, मैंने पूछा, वह कौन है? माँ ने एक पल के लिए नजरें झुकाई। वह मेरा बेटा है, तुम्हारा सौतेला भाई। मेरी दूसरी शादी हुई थी लेकिन वह आदमी भी अच्छा ना निकला। परवेश ही मेरी जिंदगी की अकेली उम्मीद था। मैं चुप रहा। मेरा दिमाग भूत और वर्तमान के बीच झूल रहा था। माँ जो बरसों से गायब थी अब मेरे सामने बैठी थी, लेकिन परवेश कहाँ था? उसके ऐसे चले जाने ने मेरे दिल में एक अजीब सा डर भर दिया था। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण आंगन में फैली लेकिन मेरे दिल की बेचैनी कम ना हुई। मैंने माँ से कहा, माँ, आप आराम करो, मैं परवेश को ढूंढता हूँ। माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। शिवा, वो मेरा सब कुछ है।
उसे ढूंढ लो बेटा। मैंने सिर हिलाया और मोटरसाइकिल निकाली। रोहतक के छोटे से बाजार में सुबह के समय काफी चहल पहल होती है। मैं सबसे पहले उस पंचर की दुकान की ओर गया जो हाईवे के पास थी। दुकान का मालिक अनिल मेरा पुराना दोस्त था। अनिल, कल रात कोई लड़का मोटरसाइकिल का पंचर लगवाने आया था? मैंने पूछा। अनिल ने सर खुजाया। हाँ, एक लड़का आया था, शायद परवेश नाम था उसका। उसने पंचर लगवाया और चला गया। कहा कि उसकी माँ होटल पर प्रतीक्षा कर रही है। फिर वह चला गया। कहाँ गया? मैंने बेचैनी से पूछा। अनिल ने कंधे उचकाए। पता नहीं भाई, वह तो बस मोटरसाइकिल लेकर चला गया। लेकिन उसने एक पल के लिए रुक कर सोचा। एक बात बताऊं, जब वह जा रहा था मैंने देखा कि एक सफेद रंग की कार उसके पीछे गई। शायद संयोग था, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लगा। मेरा दिल धक से बैठ गया। सफेद गाड़ी किसकी थी पता नहीं। अनिल ने कहा, यहाँ तो गाड़ियों आती जाती रहती है, लेकिन वह गाड़ी कुछ अजीब सी लगी। मैंने तुरंत बाइक स्टार्ट की और शहर के छोटे से थाने की ओर भागा। वहां इंस्पेक्टर विक्रम से मेरी जान पहचान थी। मैंने उसे सारी बात बताई। शिवा, तुम चिंता ना करो, इंस्पेक्टर विक्रम ने कहा। हम प्रवेश का पता लगाएंगे, लेकिन तुमने कहा कि वह तेरी माँ का बेटा है। यह बात कुछ गहरी लगती है। क्या कोई पुराना झगड़ा या दुश्मनी तो नहीं? मैंने सर झटका। पता नहीं विक्रम भाई, लेकिन मेरी माँ बरसों बाद वापस आई है। शायद इस बात का कोई संबंध हो। इंस्पेक्टर विक्रम ने अपने कांस्टेबल को कुछ बोला और मुझसे कहा कि घर जाकर प्रतीक्षा करो, लेकिन इंतजार करना मेरे संभव में नहीं था। मैंने सोचा कि खुद ही कुछ सुराग लगाऊं। मैं हाईवे के किनारे वापस आया जहां मेरा होटल था। शायद कोई सुराग मिल जाए। होटल के पास एक छोटा सा पेट्रोल पंप था जहां रात को कुछ लोग अक्सर रुकते थे। मैंने वहां पर काम करने वाले जय से पूछा कि क्या उसने कल रात कोई सफेद गाड़ी देखी थी। जय ने सर झुकाया। हाँ भाई, एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो रात को यहाँ रुकी थी। दो आदमी थे उसमें। एक ने पेट्रोल भरवाया और दूसरा फोन पर किसी से बात कर रहा था। मैंने सुना कि वह कह रहा था, हाँ, लड़के को पकड़ लिया, अब बस उस बुढ़िया का इंतजार है। मेरा खून खोल उठा। लड़के को पकड़ लिया? मैंने लगभग चिल्लाकर पूछा। जय, तुमने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? भाई, मुझे क्या पता था कि कोई बड़ी बात है, जय ने बेबसी से कहा। मैंने तुरंत इंस्पेक्टर विक्रम को फोन किया और यह बात बताई। उन्होंने कहा कि वह सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि कोई संयोग नहीं था। प्रवेश के गायब होने के पीछे कोई बड़ी साजिश थी। शाम हुई, मैं घर वापस आया। माँ आंगन में बैठी प्रार्थना कर रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। शिवा, खबर मिली? उन्होंने पूछा। मैंने सिर झुका लिया। माँ, चिंता ना करो, पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन उसी पल दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शिवा भाई, उसने धीरे से कहा। मैंने उसे देखा। तुम कौन हो? उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं पायल हूँ, तुम्हारी बहन। पायल की आवाज ने मेरे दिल को झंझोर दिया। मैं पायल हूँ, तुम्हारी बहन। यह शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग उन्हें समझने में से इनकार कर रहा था। पायल मेरी बहन, जो बरसों पहले माँ के साथ गायब हो गई थी। वो जो सिर्फ 5 साल की थी जब हमसे दूर हुई थी। मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में वही गहराई थी जो माँ की आंखों में थी, लेकिन उसके चेहरे पर बरसों की थकान और संघर्ष के निशान साफ दिख रहे थे। पायल, मैंने हैरत और शक के मिले जुले भाव से पूछा, तुम यहाँ कैसे? माँ, जो आंगन में बैठी प्रार्थना कर रही थी, अचानक उठ खड़ी हुई। पायल मेरी बेटी। उसकी आवाज में दर्द और खुशी का एक अजीब सा भाव था। वह दौड़कर पायल से लिपट गई और दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी। पिताजी, जो एक कोने में चुपचाप बैठे थे, वह भी उठ खड़े हुए। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। पायल, तुम जिंदा हो? उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने गुस्से से पिताजी की ओर देखा। यह सब क्या हो रहा है? पहले माँ और अब पायल। आपने मुझे कभी कुछ क्यों नहीं बताया? पायल ने माँ से अलग होते हुए मेरी ओर देखा। शिवाबाई, यह सब एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं यहाँ प्रवेश के कारण आई हूँ। प्रवेश, मेरा दिल धक से बैठ गया।
तुम प्रवेश को जानती हो? वह कहाँ है? पायल ने एक गहरी सांस ली। वह खतरे में है और उसके गायब होने का संबंध हमारे गुजरे समय से है। हम सब आंगन से उठकर अंदर चले गए। माँ पायल के लिए पानी का गिलास ले आई और हम सब उसके पास बैठ गए। पायल ने अपनी कहानी शुरू की। जब माँ को घर से निकाला गया, मैं 5 साल की थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता था। माँ मुझे फरीदाबाद ले गई, जहाँ उन्होंने मजदूरी शुरू की। लेकिन एक दिन जब मैं 8 साल की थी, हमारे गांव से कुछ लोग आए। वह पिताजी के काका के लड़के थे। उन्होंने मुझे जबरदस्ती माँ से अलग कर दिया। कहा कि वह मुझे अच्छी जिंदगी देंगे, लेकिन असलियत यह थी कि वह जमीन के जमेले को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि अगर मैं उनके पास रहूंगी तो माँ कभी जमीन के लिए दावा नहीं करेगी। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी पायल, मेरी बेटी, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह लोग मुझे तुम तक नहीं पहुंचने देते थे। पायल ने माँ का हाथ पकड़ा। माँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं बचपन से उनके घर में बंद रही। जब मैं बड़ी हुई तो मैंने उनसे बगावत की और मैं फरीदाबाद भाग गई और अपनी जिंदगी खुद बनाई। मैं एक स्कूल में टीचर बन गई। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मुझे पता चला कि प्रवेश खतरे में है। कैसे? मैंने बेचैनी से पूछा। प्रवेश का इस सब से क्या संबंध है? पायल ने एक पल के लिए रुक कर कहा। प्रवेश को पता चल गया था कि हमारे परिवार की जमीन, जो पिताजी के भाइयों ने हथिया ली थी, असल में माँ के नाम थी। वह उसे वापस लेने की कोशिश कर रहा था। उसने कुछ कागजात ढूंढ लिए थे, वही कागजात जो साबित करते हैं कि जमीन माँ की है। लेकिन चाचा के बेटों को उसकी खबर हो गई। मेरा दिमाग घूम गया। तो तुम कह रही हो कि प्रवेश का गायब होना कोई संयोग नहीं? पायल ने सर झुकाया। उन्होंने ही प्रवेश का अपहरण किया है। पायल की बातों ने मुझे हिलाकर रख दिया। प्रवेश मेरा सौतेला भाई, जिसे मैं अभी तक ठीक से जानता भी नहीं था, हमारे परिवार के एक पुराने झगड़े के कारण खतरे में था। मैंने पायल से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि उसका अपहरण किया गया है? पायल ने अपना बैग खोला और कुछ कागजात निकाले। यह देखो, यह वही कागजात है जो प्रवेश ने ढूंढे थे। उसने मुझे फोन किया था 2 सप्ताह पहले। कहा था कि वह रोहतक जा रहा है माँ के साथ। उसे लगता था कि वह इन कागजात को अदालत में पेश करके जमीन वापस ले सकता है। लेकिन कल रात जब वह पंचर लगवाने गया, किसी ने मुझे फोन किया। एक अजनबी आवाज थी। उसने कहा कि अगर हमने जमीन पर दावा ना किया तो प्रवेश को छोड़ देंगे। माँ ने एकदम से सर उठाया। मेरा प्रवेश वो कहाँ है? पायल बेटी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माँ, मैं खुद उसे ढूंढ रही थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम शिवाबाई के होटल पर हो तो मैं तुरंत यहाँ आई। मैंने पायल की ओर देखा। तो अब क्या करें? पुलिस को बताएं? पायल ने सर हिलाया। पुलिस मदद कर सकती है, लेकिन हमें खुद भी कुछ करना होगा। चाचा के बेटों ने एक बदमाश राका को इस काम के लिए रखा है। वह रोहतक में ही रहता है। राका, पिताजी ने चौंक कर कहा। वह तो रोहतक का सबसे बड़ा बदमाश है। उसके हाथ से तो कुछ भी हो सकता है। मैंने फैसला किया कि अब इंतजार नहीं किया जा सकता। पायल, तुम मेरे साथ चलो। हम राका के ठिकाने पर जाएंगे। माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। शिवा बेटा, खतरा है। वह लोग कोई दया नहीं करेंगे। माँ, मैंने कहा, परवेश मेरा भाई है। मैं उसे छोड़ नहीं सकता। रात के 8:30 बज रहे थे। पायल और मैं बाइक पर रोहतक के उस इलाके की ओर निकले जहां राका रहता था। राका का ठिकाना एक पुराने गोदाम में था, जो हाईवे से कुछ दूर एक सुनसान इलाके में था। पायल ने बताया कि उसे एक दोस्त से इस जगह का पता मिला था। हमने मोटरसाइकिल एक कोने में रोकी और पैदल गोदाम की ओर बढ़े। अंधेरे में गोदाम की लाइटें हल्की हल्की झलक रही थी। हमने चुपके से खिड़की से अंदर झांका। वहां 3 आदमी बैठे थे और उनके सामने प्रवेश जमीन पर पड़ा था। उसके हाथ पांव बांध रखे थे। उसका चेहरा घायल था, लेकिन वह जिंदा था। पर प्रवेश, पायल ने धीरे से कहा। लेकिन मैंने उसे चुप करा दिया। हम अकेले इनसे नहीं लड़ सकते। मैंने चुपके से कहा कि हमें पुलिस को बुलाना होगा। लेकिन उसी पल एक आवाज ने हमें चौंका दिया। कौन है वहां? एक कड़क आवाज गूंजी और हमने देखा कि राका हमारी ओर बढ़ रहा है था। उसके हाथ में पिस्तौल थी। मैंने पायल का हाथ पकड़ा, उसे खींचकर एक और भागा।
हम एक गली में छुप गए, लेकिन राका के आदमी हमारे पीछे थे। भागो, भागो, मैंने पायल से कहा, और हम दोनों अंधेरे में दौड़ पड़े। अंधेरे में हमारी सांसों की आवाज गली में गूंज रही थी। राका और उसके आदमी हमारे पीछे थे, और हर पल खतरा बढ़ता जा रहा था। पायल का हाथ मेरे हाथ में था, और हम दोनों तंग रोहतक की गलियों में भाग रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन परवेश की जख्मी हालत मेरी आंखों में के सामने बार बार आ रही थी। वो मेरा सौतेला भाई था, लेकिन उस पल वह मुझे मेरा अपना खून लग रहा था। शिवा भाई, हम क्या करें? पायल ने पूछा। पुलिस को फोन करते हैं, मैंने कहा, और खुद एक कोने में छुप कर अपना फोन निकाला। इंस्पेक्टर को विक्रम का नंबर डायल किया और सारी बात बताई। इंस्पेक्टर विक्रम, प्रवेश एक गोदाम में है, राका ने उसे बंद कर रखा है, वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, आप जल्दी आइए। विक्रम ने फौरन जवाब दिया, शिवा, तुम लोग सुरक्षित जगह पर छुप जाओ, हम 10-12 मिनट में पहुंच रहे हैं। हमने एक पुरानी दुकान के पीछे शरण ली। राका के आदमियों की आवाजें अभी तक आ रही थी, लेकिन वह हमें ढूंढ ना सके। पायल ने धीमे से कहा, भाई, अगर प्रवेश को कुछ हो गया तो माँ कभी सहन नहीं कर पाएगी। मैंने उसका हाथ दबाया। पायल, हम उसे बचा लेंगे, बस हिम्मत रखो। 10 मिनट बाद पुलिस की गाड़ियों की आवाजों ने गली को भर दिया। इंस्पेक्टर विक्रम और उसके कांस्टेबल ने गोदाम को घेर लिया। मैं और पायल छुपकर सब कुछ देख रहे थे। पुलिस ने गोदाम पर दावा बोला, और कुछ ही मिनटों में राका और उसके दो आदमियों को हथकड़ियों में जकड़ लिया गया। मैं और पायल गोदाम के अंदर भागे। परवेश अब भी जमीन पर पड़ा था, उसके हाथ पांव बंधे हुए थे, उसका चेहरा घायल था, लेकिन वह होश में था। परवेश, पायल ने चीख कर उसे गले लगाया। मैंने उसकी रस्सियों को खोला। परवेश, ठीक तो हो ना तुम? मेरी आवाज में बेचैनी थी। उसने कमजोर सी मुस्कुराहट दी। भाई, तुम कौन हो? मैं शिवा हूँ, मैंने कहा, तेरा भाई। परवेश ने हैरत से मेरी ओर देखा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, पायल ने उसे सहारा दिया और हम उसे बाहर ले आए। पुलिस ने प्रवेश को तुरंत अस्पताल पहुंचाया और राका को हिरासत में ले लिया। अस्पताल में प्रवेश के घावों का इलाज हुआ। इसके घाव गहरे नहीं थे, लेकिन वह थक चुका था। माँ और पिताजी भी अस्पताल पहुंच गए। माँ प्रवेश को देखते ही उससे लिपट कर रोने लगी। मेरा बेटा, मेरा प्रवेश, तुम ठीक हो ना? परवेश ने माँ का हाथ पकड़ा। माँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन वो वह कागजात छीन लेना चाहते थे। इंस्पेक्टर हमारे पास आए। शिवा, राका ने सब कुछ उगल दिया। उसे तुम्हारे चाचा ने के बेटों ने हायर किया था। वह जमीन के कागजात प्रवेश से छीनना चाहते थे, ताकि तुम्हारी माँ कभी दावा ना कर सके। मैंने गुस्से से मुट्ठी भी भींची। तुम्हारे चाचा के बेटों ने, उन्होंने पहले माँ को घर से निकाला और अब परवेश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। विक्रम ने कहा, हाँ, लेकिन अब दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं, हमने कागजात भी बरामद कर लिए हैं। जमीन कानूनी रूप से तुम्हारे माँ की है। माँ ने गहरी सांस ली। बेटा, मुझे जमीन नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों तुम सब मेरे पास हो, यही काफी है। अस्पताल से वापस घर आते हुए हम सब खामोश थे। परवेश अब ठीक था और पायल उसके साथ बैठी थी। पिताजी ने रास्ते में कहा, शांति, मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किया, क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं कर सकोगी? माँ ने पिताजी की ओर देखा। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन एक अजीब सी सुकून की रोशनी भी। माँ बोली, जो हो गया वह हो गया, अब हम सब एक हैं। घर पहुंचकर हम सब आंगन में बैठ गए। दिवाली का त्योहार आने वाला था और मोहल्ले में तैयारियों की हल्की सी चहल पहल थी। माँ ने प्रवेश और पायल को अपनी ओर खींचा। मेरे बच्चों, अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। मैंने खामोशी से माँ की ओर देखा। बरसों का दर्द और जुदाई अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन मेरे दिल में एक सवाल अब भी था। माँ, तुमने इतना सब कुछ कैसे सहन किया? माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, एक माँ अपनी संतान के लिए सब कुछ सहन कर सक लेती है। तुम, पायल और प्रवेश, तुम तीनों मेरे साथ मेरी ताकत हो। कुछ सप्ताह बाद अदालत ने जमीन का फैसला माँ के पक्ष में लिया, लेकिन माँ ने वह जमीन बेच दी और उसके पैसों से एक छोटा सा स्कूल खोलने का फैसला किया, जहाँ पायल बच्चों को पढ़ाती थी। प्रवेश ने भी स्वस्थ होने के बाद अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की। वह इंजीनियर बनना चाहता था और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। मैं अपने होटल पर वापस आ गया, लेकिन अब वह जगह सिर्फ एक होटल नहीं थी, वो मेरी माँ की वापसी की गवाह थी।
मेरे परिवार के मिलन की कहानी थी। हर रात जब यात्री आते और चाय की चुस्कियां लेते, मैं सोचता कि जिंदगी कितनी अजीब है। एक रात ने मेरी सारी दुनिया बदल दी थी। हमारा परिवार जो वर्षों से बिखरा हुआ था, अब एक हो गया था। माँ का बलिदान, पायल की हिम्मत और प्रवेश की मेहनत ने हमें एक नई उम्मीद दी। चाचा के बेटों को उनके अपराधों की सजा मिली और हमने एक नई जिंदगी शुरू की। दिवाली के दिन जब हम सब ने मिलकर पूजा की, मेरे दिल में एक सुकून था। सब कुछ खत्म नहीं हुआ था, बल्कि एक नई शुरुआत हुई थी। यह कहानी का एक आम इंसान शिवा की कहानी नहीं थी, जो शिवा की कहानी थी, जो अपने परिवार के दर्द और अकेलेपन से गुजरा। लेकिन अंत में उसे न्याय मिला। रोहतक का वह छोटा सा होटल जो कभी सिर्फ यात्री आते थे, अब एक ऐसी जगह बन गया जहां एक परिवार दोबारा मिला था। माँ की प्रार्थनाओं, पायल की हिम्मत और परवेश की मेहनत ने हमें सिखाया कि प्यार और सच्चाई के सामने कोई साजिश नहीं ठहर सकती। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।